नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी लखनऊ पॉडकास्ट की आज की कड़ी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ इकबाल। धरती, नदियां और ये गगन सभी कर रहे हैं आज एक ही वंदन। चलो संभालें सब मिलकर अपना कल, क्योंकि पर्यावरण से ही है हमारा हर एक पल। जी हाँ श्रोताओं, आज 5 जून है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जिम्मेदारी की जो सिर्फ सरकारों की नहीं है, बल्कि ये हम सभी की जिम्मेदारी है, हमारी धरती को बचाने की, इस नए दौर में बदलाव लाने की। तो चलिए आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी लखनऊ पॉडकास्ट की आज की कड़ी, जिसमें हमारी खास मेहमान हैं सोनालिका सिंह, जो यूनिट हेड हैं कम्युनिकेशन एंड आउटरीच फॉर द स्टेट मिशन फॉर क्लीन गंगा। इनसे बातचीत कर रही हैं डॉक्टर शीबा राकेश। सोनालिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। 5 जून को यानी आज हम सब पर्यावरण दिवस मनाते हैं। बतौर नमामि गंगे परियोजना के कम्युनिकेशन हेड, आप गंगा नदी से जुड़े विभिन्न पहलुओं की देखभाल कर रहे हैं और जागरूकता फैला रहे हैं। हमारे श्रोताओं को गंगा नदी के ऐतिहासिक महत्व के बारे में क्या बताना चाहेंगी? इस नदी में क्या इतना विशेष है कि सन 2014 से नमामि गंगे परियोजना का आरंभ केंद्र सरकार ने किया? शिवा जी, गंगा सिर्फ हमारी एक नदी नहीं है, बल्कि हमारी आस्था, संस्कृति, विश्वास और सभ्यता की संवाहक भी है। धार्मिक आधार पर अगर हम देखें तो गंगा अपनी जीवनदायिनी शक्ति से हमारी पीढ़ियों का उद्धार करती रही है। इसे पापनाशिनी, मोक्षदायिनी और देव नदी के रूप में भी हम जानते हैं। भागीरथी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई गंगा पहाड़ों से उतरकर गंगा सागर तक के सफर में हमारे हजारों किलोमीटर भूभाग को न सिर्फ उपजाऊ बनाती आई हैं, बल्कि पहाड़ों से उतरते हुए तमाम औषधीय गुणों और खनिजों को भी साथ लेकर बहती हैं। जी, गंगा को डेल्टाई मैदान कृषि के लिए सबसे उपयुक्त भूभाग समझा जाता है। अगर भारतीय सभ्यता के विकास की बात करें तो नदी व्यापार, शहरों के विकास, कृषि, यातायात जैसे प्रत्येक उपक्रम में गंगा मुख्य तत्व के रूप में नजर आती हैं। तो वर्ष 2014 में भारत के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत। अब बात नमामि गंगे कार्यक्रम के शुरू करने के मुख्य उद्देश्य की करें तो दरअसल हमने पिछले कुछ दशकों में विकास की दौड़ में शामिल होते हुए गंगा की अविरलता, निर्मलता और पवित्रता को भारी नुकसान पहुंचाया है। वो गंगा जो शहरों की बसावट के लिए मुख्य कारण रही, जीवन के लिए मुख्य तत्व, जल को अमृत के रूप में उपलब्ध कराती रही, उसी गंगा में छोटे बड़े उद्योगों का कचरा, घाटों का सीवर बहने लगा। इसी को देखते हुए वर्ष 2014 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की। नदी की जो स्थिति थी उसको देख करके मन द्रवित होता था कि जो इतनी हमारी पूजनीय नदी है, उसका पानी जो है नहाने योग्य भी नहीं रह गया था। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने नदी की इस व्यथा को समझते हुए नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत हम लोग सीवर शोधन संयंत्रों की स्थापना के साथ घाट का निर्माण कराते हैं, क्रेमेटोरियम का निर्माण कराते हैं, जन जागरूकता करवाते हैं, नदी सतह की सफाई करवाते हैं, वनीकरण और औद्योगिक अपशिष्ट की निगरानी जैसे विभिन्न कार्य करते हैं। तो नमामि गंगे लगातार ये कोशिश कर रहा है कि जो नदी, गंगा नदी जीवनदायिनी थी हमारे लिए, हम उसके मूल स्वरूप को कायम रख सकें। जी बिल्कुल। तो ये कहा जा सकता है कि भारत के पर्यावरण की लाइफलाइन मानी जा सकती है हमारी गंगा माता। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जल का स्वास्थ्य पर्यावरण का सबसे बड़ा सूचक होता है। एक स्वस्थ नदी मतलब स्वस्थ शहर, स्वस्थ गांव, स्वस्थ खेत, स्वस्थ पशु, स्वस्थ जंगल, यानी समूचा इकोसिस्टम। इसी को ध्यान में रखते हुए नमामि गंगे के अंतर्गत नदियों के किनारे हम वनीकरण को बढ़ावा देने और नदी आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की जो मुहिम चलाते हैं, वो पर्यावरण संरक्षण में एक प्रभावी कदम साबित हो रहा है। सोनालिका जी, नदियाँ जीवन की परिवाहक हैं, जैसा कि आपने अभी बताया ही। क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से ताकि वो नदियों के रखरखाव के प्रति सजग हों, जागरूक हों? देखिए, किसी भी मानव सभ्यता के लिए विकास का मुख्य आधार नदियां रही हैं। चाहे हम सिंधु सभ्यता की बात करें, मेसोपोटामिया की बात करें या समूचे भारतीय सभ्यता की बात कर लें, आपको केंद्र में नदी ही नजर आएगी। जी। और अगर जल प्रदूषित होगा तो चाहे वो सरफेस वाटर है या ग्राउंड वाटर हो, वह प्रदूषित जीवन का ही कारण बनेगा। इसलिए नदियां, चाहे वो गंगा नदी हो, उसकी सहायक नदियां हो, उन सबकी सुरक्षा, संरक्षण बेहद जरूरी है, जिससे वो हमें अपनी जो उनका अमृत स्वरूप है, जो वो देती हैं जीवन के लिए, वो हम पा सकें, हम इस लायक अपने को बना सकें कि हम उसको पा सकें। तो इसके लिए हमें उनका संरक्षण करना बेहद जरूरी है। वो जीवंत रहेंगी तो हमें स्वस्थ जीवन देंगी। हम सबका दायित्व तो बन जाता है कि हम उनको साफ रखें। बल्कि मुझे एक चर्चा का विषय याद आ रहा है
जिसमें हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि जैसी नदी होगी वैसे ही वहाँ के लोग होंगे। जी। नदी स्वस्थ होगी तो जीवन स्वस्थ होगा, और वो लोग, अगर साफ सुथरी नदी है तो वहाँ के लोग भी उतने ही साफ सुथरे हो सकते हैं। बहुत ही सुंदर बात तो है। मैं ये कहूंगी कि आप हम लोग जहाँ पर भी हैं, जो नदियाँ ना, सिर्फ गंगा नदी की बात नहीं करूंगी, हमारे यहाँ यूपी में बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं, छोटी छोटी नदियाँ छोटे छोटे गाँवों से, शहरों से जुड़ी हुई हैं, जिनसे लोगों की पारंपरिक आस्थाएं हैं। वो पारंपरिक आस्थाएं इसीलिए बनी हुई हैं ताकि हम उनसे दिल से जुड़े रहें। हम वहाँ जाते हैं, पूजन करते हैं, आरती देते हैं। उसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप हमारे लिए पूजनीय हैं, आप हमें जीवन दे रही हैं, हम आपका सम्मान कर रहे हैं। तो इनका संरक्षण इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि ये जो हमारे जो उनकी धाराएं हैं, जो उनसे बूंदे हमें जीवन की मिल रही हैं, हम उसकी रक्षा कर सके। हम हर किसी से कहेंगे कि आप मतलब अपने जल को बचाएं, अपनी नदी को बचाएं। वो छोटी नदियां जो आपके आसपास से गुजर रही हैं, आपके खेतों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप विकास करना चाहते हैं तो आपको नदी के विकास पर भी ध्यान देना पड़ेगा, उसके जीवन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। मैं ये कहूंगी कि जैसे जो आपके पास की नदियां हैं, चाहे छोटी नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, उसमें आप अपना कचरा ना डालें। और जैसे किसान हैं, गांव के किसान हैं, वो प्राकृतिक खेती को अपनाएं, पेस्टिसाइड यूज ना करें, केमिकल यूज ना करें, क्योंकि नदी का पर्यावरण जो है, उसके अंदर जीव जंतु हैं, उनका भी जीवन है जो आपके जीवन से की तरह ही जुड़ा हुआ है। तो जल का भी जो आप इस्तेमाल करें, जैसे हम लोग सीवर शोधन का काम करते हैं, तो मैं ये भी लोगों से गुजारिश करूंगी कि वो पानी का इस्तेमाल भी सोच करके करें, बहुत विवेकपूर्ण तरीके से करें। बहुत सारी चीजों में शावर, नहाने में शावर यूज कर रहे हैं और आप धोने में सामान करें, तो ये पानी जो जब एक्स्ट्रा पानी जो जाता है वो सब सीवर में जाता है। तो जितनी उनकी क्षमता है उससे ज्यादा पानी हम लोग कई बार बढ़ जाता है। और आप नदी के किनारे सफाई रखेंगे, आपके गाँव में जानवर उससे पानी पीते हैं, उसके अंदर मछलियाँ रहती हैं, कछुए रहते हैं। मैं यहाँ पर एक जोड़ना चाहूंगी शिवा जी, आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोग जो ये प्रयास कर रहा है नमामि गंगे जी, और जो हमें लोगों का सहयोग मिल रहा है, जो जन सहयोग मिल रहा है, उसकी वजह से नदी में डॉल्फिन की संख्या यूपी में सबसे ज्यादा पाई जा रही है। बहुत ही कितनी अच्छी बात बताई आपने। 6,000 सभी राज्यों में लगभग जी 6,000 की संख्या है डॉल्फिन की, जिनमें से 24 समथिंग जो है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में पाई जा रही है। और अभी एक और विलुप्त प्राय जीव था रेड टर्टल, जो फिर से देखा जा रहा है। और नमामि गंगे का जो प्रयास है, इसमें लोगों का यकीनन हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। और मैं बार बार गुजारिश करूंगी कि आप लोग सम्मिलित रहें, पॉलीथीन न डालें, कूड़ा न डालें, ताकि वो उसमें मछलियां फंसे ना। तो जो आपका सहयोग है, जो जनता का सहयोग है, वो हमारे उत्साह को और बढ़ाता है कि हम नदी पर्यावरण का भी ख्याल रख पा रहे हैं, उसमें जीवों की संख्या बढ़ रही है, वाटर क्वालिटी बढ़ रही है। तो आप इस सब में जनता से हमें सहयोग मिले। और घाटों के किनारे जहाँ पर भूमि उपलब्ध है, वहाँ पर वनीकरण पे जरूर ध्यान दें। आप एक पौधा लगाएं और उसका संरक्षण करें। महत्वपूर्ण ये है कि संख्या कितनी लगती है, आप वहाँ पर लगाएंगे, एक पौधा बड़ा होगा नदी के किनारे, आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे, उसे लगा करके भूल ना जाएं। जी बिल्कुल। हर दिन उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, ताकि जैसे जैसे जीवन बढ़े वो पौधा बढ़े साथ में, और आपको उसे देख करके खुशी हो कि ये पौधा हमारे लिए प्रगति का वाहक बन रहा है। जी, बहुत ही सुंदर बात है सोनालिका जी। और आपने बात वनीकरण की। मेरा अगला प्रश्न भी इसी बिंदु से जुड़ा हुआ है, जो आपने जन सहभागिता की बात की, कि आम जनता नमामि गंगे परियोजना के विभिन्न पहलुओं से किस प्रकार खुद को जोड़ सकती है। एक तो बात वृक्षारोपण की ही हुई, इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगी? शिवा जी, हम लोग जैसे जो जल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम विवेकपूर्ण नहीं कर रहे हैं। तो जैसे सीवर का सिस्टम, जब हम कोई संयंत्र बनाते हैं तो उसका हम तय करते हैं कि कितने mld वाटर वो ट्रीट कर सकता है। और जब हम प्लानिंग करते हैं तो प्रति व्यक्ति पे 55 लीटर जल की खपत का हम तैयारी करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो पानी इस्तेमाल कर रहा है, तो वो अपनी गाड़ियों को भी पानी से धो रहा है, अपने फर्श को भी सुबह शाम दिन रात धुल रहा है, तो वो पानी भी कहीं ना कहीं सीवर में जा रहा है। सीवर आके हम नालों को टैप कर रहे हैं, तो वाटर का जो लेवल है वो अचानक से बढ़ जाता। तो मेरा सबसे पहला तो यही मतलब जल के लिए आप जिस भी सेगमेंट से जुड़े हुए हैं, तो मेरा यही सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जल का इस्तेमाल बेहद सोच समझ करके करें, क्योंकि ये आप जल नहीं अमृत बर्बाद कर रहे हैं। तो वो चाहे पीने का पानी हो या हमारे लिए नमामि गंगे में सीवर शोधन के लिए वो मुश्किलें पैदा करता है। दूसरा कि जैसे अभी हम लोग कोई भी त्योहार होता है या पूजा पाठ होता है, तो हम क्या करते हैं कि ले जा करके मूर्तियां और ये सारी चीजें पानी में प्रवाहित कर देते हैं, और जो हमारे पूजा का होता वो ले जा करके नदी में डाल देते हैं, उसके साथ में पॉलीथीन डाल देते हैं। तो पहले तो जैसे त्योहारों में मूर्तियां खरीदते हैं तो हम कोशिश करें कि कच्ची मिट्टी ही हम उसको इस्तेमाल करें, ताकि हम प्रवाहित भी करें तो वो
नदी में केमिकल्स ना जाए। तीसरा ये था कि जो खेती में है, खेती पे जो घाट के किनारे, खासकर नदी के किनारे बड़ा भूभाग हमारा आता है। उत्तर प्रदेश में 27 डिस्ट्रिक्ट हैं और उनका बड़ा क्षेत्र नदी के किनारे आता है किसानों के लिए। तो उनमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें, वो प्राकृतिक खेती अपनाएं, उसमें केमिकल इस्तेमाल ना करें, इसमें हमें बड़ा सहयोग होगा। और हम घाट सफाई जैसे जो कार्यक्रम होते हैं उनमें सम्मिलित हों, तो जनता से यही मेरा है, ये मुख्य चीजें हैं जिनसे वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ में और हमारा सहयोग कर सकते हैं। सोनालिका जी, आप आज 5 जून यानी पर्यावरण दिवस पर हम सबसे जुड़ी हैं। इसके अलावा 21 जून को हम सब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और योग का मतलब जुड़ना होता है। और मुझे लगता है कि जुड़ाव प्रकृति से हो सभी लोगों का, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। मुझे जहाँ तक ज्ञात है, आप भी इस विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही हैं। इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को जरूर जानकारी दें। जी, हम नमामि गंगे के अंतर्गत हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो उत्सव हैं, जो त्योहार हैं, वो हम नदी के किनारे ही बनाएं और नदी से जुड़े रहें। अगर हम अपनी परंपराओं को भी देखें शिवा जी, तो हम लोग विशेष अवसरों में, पूर्णिमा की तिथियों में, एकादशी की तिथियों में नदियों के किनारे जाते थे, स्नान करते थे, पूजा अर्चन करते थे। जी, उसका तात्पर्य ये था कि हम नदी की स्वच्छता के लिए ही ध्यान रखते थे, कि हम उनको अपना अर्पण करते थे, अपनी भावनाएं अर्पण करते थे। अभी हम लोग 21 जून को योगा डे मना रहे हैं और प्रधानमंत्री जी बार बार अपील करते हैं, योग की तरफ उनका ध्यान जाता है। तो मैं सभी लोगों से अपील करूंगी कि आप घाट के किनारे आइए। लखनऊ में इतने खूबसूरत घाट हैं, आप उनके किनारे आइए, वहाँ पर योग करिए, उनसे जुड़िए, गंगा गोमती से जुड़िए, गंगा से जुड़िए, सरयू से जुड़िए। आज आपने पर्यावरण के बारे में और प्रकृति से जुड़ाव के बारे में हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी बातें बताई, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। श्रोताओं, पर्यावरण को बचाने के लिए हम छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं। शुरुआत बेहद छोटी हो सकती है। घर से निकलते समय बिजली के अनुपयोग स्विचों को बंद कर देना, पानी की एक एक बूंद को सहेजना, बाजार जाते समय कपड़े का थैला साथ ले जाना और अपने जीवन में कम से कम एक पौधा जरूर लगाना। याद रखिए, आने वाली पीढ़ियों को विरासत में स्वस्थ और सांस लेती हुई धरती सौंपना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। धरती बचेगी तभी तो हमारा कल बचेगा। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।